ठीक है बच्चों, आज हम जो है डिस्कस करेंगे क्लास 7 का फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एथलीट आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड्स ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर 10 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक अपने पास में, ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर इज इक्वल टू 10 मीटर। अपने को यहाँ से जो है चलना स्टार्ट किया और ऐसे यहाँ पे जो है कितने रिवोल्यूशन करे हैं, 5 रिवोल्यूशन आएंगे। तो यहीं पे चाहे एक रिवोल्यूशन करें हम, चाहे अब 5 करें, ठीक है, तो फाइनल पॉइंट भी अपना यहीं पे हो जाएगा। तो जहाँ से हमने जो है चलना स्टार्ट किया था इनिशियल पोजीशन से, वहीं पे क्या हो जाएगा, अपना फाइनल पॉइंट भी हो जाएगा। और वहीं पे फाइनल पॉइंट हो गया तो अपना शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ कुछ हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आंसर इज 2, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, इफ ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 5 AM एंड रीचेज कोलकाता एट 10 PM, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 100 km/h, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो है अपना एक पॉइंट जो है यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ से जो है कहाँ तक जा रहे हैं हम, कोलकाता तक, यहाँ तक। क्योंकि हमने जो है चलना दिल्ली पे कितने बजे स्टार्ट किया था, 5 AM पे, मतलब सुबह वाले 5 बजे, और पहुँचे हैं 10 PM पे, मतलब रात के 10 बजे। और जो ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज़ v, और वो कितनी है, 100 km/h। तो टाइम कितना हो जाएगा, बेसिकली टाइम हो जाएगा, टाइम सुबह के 5 बजे से 12 बजे तक का जो है टाइम हो जाएगा, जो है दोपहर वाले, तो वो तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 10 17 आवर्स टाइम हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 17 आवर्स। सुबह के 5 बजे से 10 बजे तक के रात के, तो 17 आवर्स टोटल टाइम हो गया। तो अपने को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है, तो टाइम को जो उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, बेसिकली सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड अपने पास में 100 km/h और टाइम है 17 आवर। तो आर से आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, 00 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन मैच हो रहा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी मीटर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए कार ट्रेवल्स 5 km इन 20 मिनट्स, एक्सप्रेस द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि अपने को जो है डिस्टेंस दे रखी है, 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो डिस्टेंस अपने पास में, डिस्टेंस लेट्स से d एंड दैट इज 5 km एंड द टाइम गिवन इज 20 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम को लिख लिया मैंने 20 मिनट्स। तो अपने को जो है इसको स्पीड निकालनी है, और स्पीड भी बेसिकली मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो स्पीड जो है हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और टाइम है 20 मिनट्स। ठीक है, इसको किस में बदलना है, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो ये 5, ये किलोमीटर है बेसिकली, इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर डिवाइड बाई 20 मिनट्स है। तो अपने को पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 20 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, 20 × 60। ठीक है, तो 1 0 इसका, 1 0 इसका, तो इसके 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 5 बार। तो 5 5 25 डिवाइड बाई 6, तो इतना आ गया अपने पास में मीटर पर सेकंड बेसिकली। क्योंकि जो है पॉइंट्स के अंदर निकालना आंसर, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 6 4 24 होता है, तो 4 से तो ज़्यादा आएगा। तो 4 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 4। बट फिर भी हम जो चाहे तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू 6 4 24। ठीक है, तो 4 टाइम चला गया, क्योंकि 24 बार चला गया, 24 आ गया, तो 25 में से 24 गया, तो 1 पॉइंट लगाएंगे
जो है 1 10 बन जाएगा, अगेन से 6 1 जा 6, तो 1 टाइम चला गया, 10 में से 6 गए तो 4, 6 6 जा 36, तो इतना आंसर आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, और ये सब मीटर पर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट किससे फ्लो होता है? अपने पास में जो है 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स 3 टाइप के होते हैं। तो उसमें जो आता है एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर आता है। तो पहले कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी एक मटेरियल है, ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। समझने के लिए 2 4 बना देते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। करेक्ट लाइन क्या हो जाएगी इसमें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं मटेरियल के अंदर। तो करंट भी वही तो होता है, चार्ज फ्लो होगा तो क्या फ्लो होता है बेटा, करंट फ्लो होता है। तो इसके कारण कंडक्टर के अंदर अच्छा करंट फ्लो हो सकता है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जब मूव करने के लिए फ्री है तो करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर। और एक और आता है अपने पास में, दैट इज द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, वो तो हर किसी में होते हैं, लेकिन इसमें है ना ऑल इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं मूव करने के लिए और कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ही मूव कर पाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि 2 पूरे इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर पाएंगे। जब पूरे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे तो कम चार्ज मूव होगा, तो जो करंट फ्लो होगा ना आई, मान लेते हैं करंट आई है, तो वो थोड़ा सा लेस रहेगा एज कंपेयर टू कंडक्टर। और एक और आता है अपने पास में, दैट इज द इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी जगह फिक्स होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स हो गए तो वो चल ही नहीं पाएंगे। जब चार्ज ही नहीं चला तो करंट कितना आएगा, 0। तो इंसुलेटर में करंट कितना आता है, 0 आता है। तो सबसे अच्छा करंट किस में आएगा, कंडक्टर में आता है। ठीक है, रीजन हमने देख लिया कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव होते हैं, इसके कारण आता है। तो ए कंडक्टर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा 6 आ गया, ठीक है। करंट फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन द सर्किट इज इन कंडीशन। ठीक है, तो क्लोज्ड, ओपन, तो ऑब्वियस बात है कि क्लोज्ड सर्किट होता है तभी करंट फ्लो होता है। मान लो कि ये रेजिस्टेंस R है, ठीक, और यहाँ पे एक की लगा रखी है बीच के अंदर, ये ओपन सर्किट है। ये कैसा सर्किट है अभी के लिए, ओपन। इसका मतलब है ये ओपन, लेकिन इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज्ड सर्किट। अब क्या बन जाएगा, ये क्लोज्ड। तो ओपन सर्किट में तो जो है करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि बीच में से टूटा हुआ रहता है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो किस में होता है, क्लोज्ड सर्किट में। तो 5th के अंदर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 6, चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर इज। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट टू लास्ट वाले में डिस्कस किया था कि किसी भी कंडक्टर में कौन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, तो इसके कारण जो है करंट फ्लो होता है। जो चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि अपने पास में एक वायर है, वायर को मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ। इस वाले वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया ऐसे करके, ठीक है। लेट्स सपोज द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज V। अब एक जगह पोटेंशियल हम जो है अपनी मर्जी से 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी जो है चीज़ नहीं लगी है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। यहाँ से यहाँ जा रहे थे नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल V से बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर भी V, तो यहाँ पर भी V। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा इस वाले वायर के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि करंट ऐसे फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे तो इसे, ये कंडक्टिंग वायर है तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं, राउंड करते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। इसके अंदर जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन है और एक और न्यूक्लियस मान लेते हैं, कि वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट समझने के लिए 2 4 ले लेते हैं।
ऐसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो उसको फुलफिल कौन करेगा, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन। पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा था, इस न्यूक्लियस के रेडियस में चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होएगा, तो इस वाले न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाएगा। तो चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस अपनी जगह फिक्स्ड होता है, क्या होता है, फिक्स्ड। और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है, यहाँ पे है तो इस वाली न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इस वाली न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि फोर्स लगा रही है बैटरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो उसके कारण। तो चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल सी बात है। द क्वेश्चन नंबर 7 इज हीट इज, हीट एक तो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो ये सही है। और जैसे कि कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म है, कोल्ड और हॉट, तो वो भी किस चीज़ के बेसिस पे बताते हैं, हीट के बेसिस पे बताते हैं ना, तो गिव द सेंसेशन ऑफ हीट एंड कोल्डनेस, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट है, ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू, तो एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं बेटा केल्विन के अंदर। टेम्परेचर जीरो लेंगे, बट किसका जीरो लेंगे, केल्विन के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट होती है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जीरो केल्विन को। तो जीरो केल्विन जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बट ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर जीरो केल्विन नहीं है, तो बट कोई बात नहीं, कन्वर्जन करना आता है, तो कन्वर्जन करते हैं। तो जो है अपने को पता है कि केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस का डिग्री सेल्सियस, ये होता है डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 273, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो केल्विन की जगह पे जो है जीरो केल्विन रखेंगे तो कोई बात नहीं, टेम्परेचर तो अब जो सी के अंदर आएगा वो भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ही आएगा ना, क्योंकि कन्वर्जन ही ओनली, वैल्यू तो वही रहेगी। तो डिग्री सेल्सियस प्लस का 273, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो ये भी क्या है, जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये भी क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि किसके करस्पॉन्डिंग निकाला है, ये जीरो केल्विन के करस्पॉन्डिंग। और जीरो केल्विन जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, तो ये भी केल्विन डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा इतना। तो कौन सा ऑप्शन है, द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की यूनिट्स क्या है, ठीक है, तो टेम्परेचर यूनिट सेल्सियस होती है, तो ये सही है। केल्विन केल्विन भी होती है, और बेसिकली ये तो ऐसा यूनिट होती है, केल्विन तो ऐसा यूनिट भी होती है टेम्परेचर की, फारेनहाइट भी होती है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो सभी की सभी होगी, तो 9th के अंदर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द लाइट इज, लाइट जो है किस प्रकार की वेव है, तो लाइट जो होती है ना बेटा, तो लाइट के अंदर जो है तीन चीज, क्योंकि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW होती है लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो होगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो लाइट जो है बिना मीडियम के भी चल जाती है, जैसे सन से यहाँ से अपनी अर्थ तक लाइट रेज आती है, तो ऊपर स्पेस के अंदर जो है बेटा वैक्यूम भी होता है, तो वहाँ पे भी चल जाती है, तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिनके अंदर मान लो कि जो है लाइट रे जैसे चल रही है, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, ई वेक्टर है, और जो है बी वेक्टर बाहर की तरफ ले लो, बी वेक्टर, और इधर चल रही है, मतलब ये एनर्जी के चलने की स्पीड इधर। जब जो है एनर्जी के चलने की स्पीड के 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि दोनों जो है परपेंडिकुलरली, बी मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बाहर की तरफ रहेगा एंड ई वेक्टर जो है ऊपर की तरफ ले लिया, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे और एनर्जी इधर चल रही है, तो ये सब किस में होता है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इन विच केस द शेडो ऑफ द ट्री विल बी द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी जो है शेडो कौन से वाले केस में होगी, तो इस वाले केस को देखेंगे तो इस वाले में तो कुछ तो जो है 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है,
तो कुछ तो शेडो बनेगी यहाँ पे कुछ इतनी बड़ी, तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये 45 डिग्री है क्योंकि हाइट ट्री की सब केस में एच है, तो ये वाली शेडो की लेंथ ये होगी। तो हम जो है tan 30 यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर जो है ट्री की हाइट हो जाएगी h अपॉन में बेस। ठीक है, तो हाइट की क्या जाएगी बेटा, या आप जो है इतना भी ना करके जो है डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे तो जैसे जैसे ये वाला जो है सन ऊपर जाएगा तो शेडो की लेंथ क्या होती चली जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे तो शेडो की लेंथ इतनी आ जाएगी, जब और ऊपर जाएगा तो और कम हो जाएगी, जब एकदम ही ऊपर आ जाएगा तो शेडो की लेंथ क्या हो जाएगी, और कम आ जाएगी। तो इस वाले के अकॉर्डिंग सबसे जो है सबसे बड़ी शेडो किस में बनेगी, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है बाकी दो अदर केसेज में, तो सबसे लॉन्गेस्ट केस किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट। इससे भी कर सकते हैं। खैर, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन, जीनियस वाले पेपर का। तो सबसे पहले आपके सामने सवाल दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पे मिल्क है, लीकर है, ऑयल है और इंक है। बच्चों के ध्यान से देखें तो इन सबका कलर अलग है, इनका नेचर अलग है, इनका यूज अलग है, लेकिन एक चीज इनको खास बनाती है और वो क्या है कि भाई मिल्क, लीकर और इंक, ये तीनों ही जो चीजें हैं बच्चों वो किसमें सॉल्युबल होती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, राइट। सो मिल्क इज आल्सो सॉल्युबल, liquor is also soluble and ink is also soluble, but oil जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। So the right option is third one. So option third is right in this question. Move to the next question. A teacher demonstrated an experiment to the student to show the separation of substances by separating the constituents of saline water. Saline water यानी नमक का पानी. What do you think that her procedure must have been so as to obtain both the constituents? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी उसको इस तरीके से सेपरेट करना है नमक का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, कि पानी भी मिल जाए और नमक भी मिल जाए, यानी दोनों चीजें एक साथ रहें। तो यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए जो ऑप्शन फोर्थ जो है, फोर्थ ऑप्शन जो कि इसका करेक्ट आंसर है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सी फर्स्ट इवापोरेट, यानी पहले तो इवापोरेशन करवाया जाता है और उसके बाद में उसका कंडेंसेशन करवाया जाता है। तो सबसे पहले जब हम इवापोरेशन करवाएंगे सलाइन वाटर का, तो वाटर का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो ये इवापोरेट होगा और इवापोरेट होकर के फिर ट्यूब में जाते हुए कंडेंस हो जाएगा। तो एक बीकर में हमको क्या मिल जाएगा, वाटर, और जिस बीकर में हमने सलाइन वाटर लिया था उसमें हमें क्या पड़ा हुआ मिल जाएगा, नमक, यानी हमें दोनों ही कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन। याद होगा आपको, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच इवापोरेशन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो सेम टेक्निक फोर्थ का हम यूज करते हुए यहां पर नमक और पानी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। वेल, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस वी यूज इन द किचन is called liquefied petroleum gas, LPG gas. In the cylinder it exists as a liquid. बिल्कुल सही बात है। When it comes out from the cylinder it become a gas. यानी कि वो लिक्विड से किस में बदल जाती है, गैस में, और इसको नाम क्या दिया है बच्चों, X। यानी प्रोसेस X में क्या हो रहा है बच्चों, वो लिक्विड से किस में बदल रही है, गैस में, जो कि क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। बात करते हैं आगे क्या होता है, एंड देन इट बर्न्स। अब जैसे जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो क्या करती है, बर्न करती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट आपने सुना होगा, ब्यूटेन होता है, C4H10। ये बर्न करेगा, बर्न करने का मतलब क्या होता है, हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, द कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज जिसमें कि नए केमिकल का प्रोडक्शन होता है। तो Y जो है बच्चों, द प्रोसेस Y, वो क्या हो गई बच्चों, एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि प्रोसेस X इज ए केमिकल चेंज, नो दिस इज रॉन्ग।
process Y is a chemical change. So option second is right answer. Move to the next question. In summers if milk is not refrigerated it becomes sour. गर्मियों में अगर दूध को ठंडा ना किया जाए, फ्रीज में ना रखा जाए, तो थोड़ी देर के बाद ये खट्टा हो जाता है और फट जाता है. Which of the following is added by the milkman to the fresh milk to prevent it milk from the spoiling? तो मिल्क खट्टा हो जाता है, यानी उसकी पीएच जो है वो 7 से बहुत 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 कम हो जाती है, 3 या 4 के आसपास पहुंच जाती है, दही में बदल जाता है वो, या फट भी सकता है. तो उसकी पीएच हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बेसिक करनी पड़ेगी, स्लाइटली बेसिक करनी पड़ेगी. और स्लाइटली बेसिक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर बेस मिलाना पड़ेगा. अब स्ट्रॉन्ग बेस तो हम मिलाएंगे नहीं, हमें मिलाना होगा एक ईडिबल बेस, एक ऐसा बेस जो कि खाया जा सके. तो यहां पर आप देखिए कास्टिक सोडा, ये बेस तो है लेकिन खाने योग्य नहीं है. बाद में बात करते हैं पोटास एलम, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है. बेकिंग सोडा यूज किया जाता है खाने पीने की चीजों में, यानी कि ये एक ईडिबल बेस है, इसको खाया जा सकता है. तो इसलिए बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल क्वांटिटी में मिल्कमैन के द्वारा मिल्क में मिला दिया जाता है ताकि उसकी पीएच को इंक्रीज किया जा सके. वैसे फ्रेश मिल्क की पीएच होती है 6.8 और इसको स्लाइटली एल्केलाइन यानी 7.4 या 7.6 या नियर टू 8 करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है बच्चों, एक ईडिबल बेस जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सिंथेटिक क्लोथ्स इजीली एब्जॉर्ब स्वेट. सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि पॉलिस्टर्स, ये बच्चों पसीने को एब्जॉर्ब बहुत कम मात्रा में करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं. तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सिंथेटिक क्लोथ्स जो है वो पसीने को आराम से एब्जॉर्ब करते हैं, वो नहीं करते. सिल्क इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, ये बात बिल्कुल सही है. टेरिकोट इज मेड फ्रॉम कॉटन ब्लेंडेड विद द जूट फाइबर. नो, दिस थिंग इज रॉन्ग, क्योंकि टेरिकोट टेरिलीन प्लस कॉटन का मिक्सचर होता है, जूट का नहीं. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सो इन दैट केस ओनली द चॉइस सेकंड इज करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The given flow chart is used to show some similarity and difference among 4 objects P, Q, R and S. One of the object is a copper coin. Identify the copper coin from the given information. So let's start. Comes from the grounds. बात सही है, कॉपर जमीन में ही मिलता है, तो नो जाने का तो सवाल ही नहीं है. आगे चलते हैं. यस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, बिल्कुल है, कॉपर तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. यस. मैग्नेटिक है, नो, मैग्नेटिक नहीं है. सो विच थिंग इज देयर? आर इज द करेक्ट ऑप्शन. सो थर्ड वन इज द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू दीज वेन डायग्राम्स? तो देखिए बच्चों, एक्स और वाई, यहां पर जूट, कॉटन और फ्लेक्स जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए, तो उनके साथ ये जो इंफॉर्मेशन है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो एक्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट, तो स्टीम ऑफ प्लांट से जूट निकाला जाता है. यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्विन एंड ड्रॉप्स, तो बिल्कुल सही बात है, ये काम जूट के द्वारा भी किया जाता है. रॉ मटेरियल फॉर यूजेस ऑफ प्रिंटेड बैंक नोट्स, रोलिंग पेपर्स एंड सिगरेट एंड टी बैग्स, नहीं, ये जूट से नहीं किया जाता. सो इट मस्ट बी फ्लेक्स. सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, X is the jute and Y is the flax, क्योंकि Y के अंदर ये तीनों बातें होती हैं जबकि जूट में सिर्फ ये दोनों बातें ही होती हैं. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को क्या कर देता है बच्चों? मिल्की कर देता है. क्यों कर देता है? आप ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं? लाइम वाटर, यानी कि स्लैग्ड लाइम के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो बच्चों इससे क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट विथ वाटर इज प्रोड्यूस्ड. तो कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की वजह से जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की वाइट. सो द मिल्की इज द राइट आंसर. How will you identify the given solution if you are provided with only one indicator, methyl orange?
सो किड्स, मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या होता है कि एसिड की प्रेजेंस में वो शो करता है रेड कलर, बेस की प्रेजेंस में वो शो करता है येलो कलर, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका जो ओरिजिनल कलर है वो क्या रहता है, ऑरेंज। तो ये बात हमें याद रखनी होती है मिथाइल ऑरेंज के बारे में। सो इस तरीके से हम देखते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, रिमेन ऑरेंज इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम पेपर मशीन, इट्स ए type of waste management, burning of waste, it connect with the fifth choice। प्लास्टिक बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। डिकम्पोजिंग वेस्ट यूजिंग अर्थवॉर्म, बच्चों इसे हम वर्मी कंपोजिंग के नाम से जानते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। एंड वेजिटेबल पीस, ये बच्चों क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। इस तरीके से हम देखें तो A connect with third, A connect with the third, B connect with the fifth, C connect with the first, D connect with the second, and E connect with the fourth. So our option number 2 is correct answer. Move to the next question. 4 students PQRS have dissolved maximum amount of sugar in the same amount of water so as to win a game. Okay? तो यहाँ पे पूछा गया है कि 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैक्सिमम अमाउंट में शुगर घोलनी है एक पर्टिकुलर अमाउंट के पानी में। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि किसी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कब होती है। ये होती है जब लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो, मैक्सिमम। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच का इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा अमाउंट में जो सॉल्यूट है, अगर वो सॉलिड है तो वो डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में सबसे गर्म पानी किसने लिया है, टुक हॉट वाटर, टुक आइस कोल्ड वाटर, एडेड मोर वाटर एंड डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर। तो बच्चों यहाँ पर सबसे गर्म पानी जो लिया है वो किसने लिया है, पी ने। सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट पी। हाँ, आर में थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे हो सकता है कि एडेड मोर वाटर ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, लेकिन आप सवाल की कंडीशन देखिए। सवाल की कंडीशन क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर में ही क्या घोलनी है, मैक्सिमम शुगर। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है, ये सॉरी एस वाला जो ऑप्शन है, आर वाला, एडेड मोर वाटर ऑन डिसॉल्विंग शुगर, यानी उसने पहले थोड़े से गर्म पानी में शुगर घोली और फिर ठंडा पानी मिला दिया, लेकिन अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो सेम ही है। सो इन दैट केस ठंडा पानी मिलाने के बाद क्या होगा, नॉर्मल वाटर मिलाने के बाद क्या होगा, जो हॉट वाटर होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वापस डाउन चला जाएगा। तो जो चीनी घुली थी वो वापस क्रिस्टलाइज हो सकती है। सो इन दैट केस जो सबसे गर्म पानी है, जहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, उसी में सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का ही रोल रहेगा, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में हमें कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं यहाँ पर। और तीसरा फैक्टर प्रेशर, जो कि सिर्फ गैस इन द लिक्विड के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फैक्टर बचता है, कौन सा, टेम्परेचर वाला। तो उसके हिसाब से द राइट ऑप्शन इज पी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट चॉइस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्व्स, क्या आएगा? देखो आपका क्वेश्चन क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोट्रोपिक, सेकंड है हेटरोट्रोपिक, थर्ड है सेप्रोफाइट्स, फोर्थ है पैरासाइट्स। क्या आएगा? ऑटोट्रोपिक। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। On food by the process of photosynthesis, and plants are autotrophs, and this mode of nutrition is known as autotropic mode of nutrition. Next question, basic structural and functional unit of life. Every organism की जो structural और functional unit क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टिश्यू, सेकंड दे रखा है ऑर्गन, थर्ड दे रखा है ब्रेक्स, फोर्थ दे रखा है सेल। सेल इज आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय
प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किसके थ्रू होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रूट, सेकंड दे रखा है स्टेम, थर्ड दे रखा है लीफ, फोर्थ दे रखा है फ्लोएम। क्या आएगा आंसर? रूट्स। प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है? मैच करना है। इधर दे रखा है फर्स्ट यीस्ट, यीस्ट क्या है? एक फंजाई, किससे मैच होगा? डी से। फर्स्ट डी से, फर्स्ट किससे मैच हो रहा है? डी से। सेकंड स्टमक, स्टमक में किसका सिक्रेशन होता है? एसिड का सिक्रेशन होगा, तो स्टमक किससे मैच हो रहा है? सी से। सेकंड सी से। थर्ड विली, विली कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, थर्ड बी से। पेंगुइन, पेंगुइन हडल टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, फोर्थ किससे मैच हो रहा है? ए से। फर्स्ट डी से, सेकंड सी से, थर्ड बी से, फोर्थ ए से। आंसर क्या होगा? थर्ड। व्हाट डू गार्ड सेल डू? गार्ड सेल होती है स्टोमेटा, स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती है वो क्या काम करती है? स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ सरफेस पे। है क्या स्टोमेटा? टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्टोमेटा? टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड किससे कवर्ड रहती है? दो सेल से कवर्ड रहती है, जिन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है? फर्स्ट है प्रोटेक्शन द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट, प्लांट को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना। सेकंड ऑप्शन दे रखा है रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। थर्ड है एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉइल, सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ दे रखा है कैप्चर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है। आंसर क्या आएगा अपना? सेकंड, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करता है? गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट? प्लांट्स के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन सा मिनरल एलिमेंट एसेंशियल रोल प्ले करता है? फर्स्ट दे रखा है पोटेशियम, सेकंड दे रखा है नाइट्रोजन, थर्ड दे रखा है फॉस्फोरस, फोर्थ दे रखा है कैल्शियम। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल? रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है थर्मोमीटर, सेकंड दे रखा है बैरोमीटर, थर्ड दे रखा है रेन गोज, फोर्थ दे रखा है हाइग्रोमीटर। तो वर्षा मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वर्षा मापी रेन गोज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन बोथ पोलर बियर एंड पेंगुइन्स? पेंगुइन्स और पोलर बियर में क्या कॉमन है? कौन सा कैरेक्टर है वो उनमें कॉमन है? क्योंकि दोनों ही कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम कोल्डर एरियाज, पोलर रीजन में रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वाइट फर, सेकंड दे रखा है थिक स्किन एंड फैटी लेयर, थर्ड दे रखा है स्ट्रॉन्ग पास, फोर्थ दे रखा है स्लीपर्स। आंसर क्या होगा? सेकंड। जो इनकी स्किन है वो थिक होती है और स्किन के जस्ट बिलो क्या होती है? फैटी लेयर होती है, इनको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डेली वेदर रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट? जो डेली वेदर रिपोर्ट है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखती है? विंड स्पीड? नहीं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, थर्ड दे रखा है सॉइल मॉइस्चर, फोर्थ दे रखा है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के लिए भी नहीं करेगी, सॉइल मॉइस्चर के लिए भी नहीं करेगी। आंसर क्या होगा अपना? सेकंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एबायोटिक फैक्टर ऑफ सॉइल? सॉइल का एबायोटिक फैक्टर नहीं है। बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में क्या आएगा? प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी लिविंग है, प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी लिविंग्स है वो किस में आ जाते हैं? बायोटिक फैक्टर में। एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो किस में आएंगे? एबायोटिक फैक्टर में। वाटर
एबायोटिक है एयर, एबायोटिक है बैक्टीरिया, क्या है बायोटिक है, मिनरल्स क्या है एबायोटिक है। अब हमें क्या पूछा है, नॉट एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर नहीं है तो बैक्टीरिया बायोटिक है। आंसर क्या होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है, किडनी। योर आंसर विल बी किडनी। क्लास 7 जीनियस पेपर मैथ्स के सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन एट ए कॉन्सर्ट इज 5:3 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 2:5। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन। यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक डिस्क्रिप्टिव वे, एक माइनर वे। यदि अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है तो अपन देखते हैं कि इसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेन टू वुमेन का रेशियो है 5:3 और वुमेन टू चिल्ड्रन का रेशियो है 2:5। तो क्या मैं यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे मैं नियर बाई रेशियो को फिट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2। अब अपन पूरे का इक्विवेलेंट रेशियो निकाले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 into 2 10, 6 into 2 3 into 2 6 और 3 into 5 15। अपने को पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने आए अपने 15, टू द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन, वुमेन और मैन का टोटल नंबर ऑफ सम कितना होगा, 10 और 6 का सम कितना हो गया 16, तो 15:16। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि लता स्पेंड 20% ऑफ द मनी शी हैड ऑन द जीन्स एंड 5% ऑन द पेयर ऑफ स्लीपर्स। शी वाज लेफ्ट विथ Rs 2700। हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। यदि मैं इस क्वेश्चन को एक माइनर के पेपर के ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से लेके चलूँ तो देखिए 20% और 5% उसने एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका 25%, तो रिमेनिंग कितना लेफ्ट कितना बचा, उसके पास बचा कितना पैसा, तो अपन कहेंगे 75% उसके पास रिमेनिंग है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% की वैल्यू कितनी की है, 75% की वैल्यू है 2700 और मैं मान के चल रहा हूँ बिगिनिंग में उसकी जो इनकम होती है वो होती है 100%। तो यहाँ से मैं यदि 1% की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना होगा, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये 900 टाइम्स 900 इंटू 4 3600। तो अपने पास क्वेश्चन में जहाँ पे 3600 है ये लो, करेक्ट आंसर 1। अगला देखिए, ये एक्सपोनेंटेड उसका पावर का क्वेश्चन देखिए, 3x की वैल्यू है 500, अपने को वैल्यू निकालनी है 3x की पावर x माइनस 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x डॉट 3 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से अपने को 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 500 और 3 की पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर में आके कितना बन जाएगा 3 की पावर 2। तो क्या यहाँ का 3x की पावर माइनस, इसका आंसर 500/9 जो कि अपने कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो करेक्ट आंसर 3। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF आना चाहिए 1, जो कि अपन यदि इसको कंसेप्चुअल चलें तो यहाँ का सम देखिए कितना आएगा -1/9, यहाँ का सम देखें तो ये आता है 6/12 माइनस का, यहाँ HCF 1 नहीं आएगा। ऐसे ही अगले में देखेंगे तो यहाँ का LCM आएगा 20, इसको सोल्व करने चलेंगे तो ये आएगा -6 और +13, इसका 8 आएगा, ये कितना बना 5/20। ऐसे करके यदि अपन सारे ऑप्शंस को चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में अपना HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 आ रहा है, तो मीन सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले में देखिए, ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3:1/9 km/h, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5:1/7 आवर।
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी स्पीड कितनी है, इसको यदि अपन फ्रैक्शन में बदलें तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना प्लस 1 करना, 28/9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, इसको भी यदि अपन फ्रैक्शन में बदलें तो 36/7। यहां से मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो आएगा 28/9 इंटू 36/7। 9 से 36 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16। अपनी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो अपनी डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में। अगले क्वेश्चन में देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन्स होता है यदि मैं किसी भी नंबर का, एग्जांपल यदि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं तो 1/2 मीन्स दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि मैं -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा वो आएगा 1/-1, जो कि क्या आएगा अपना -1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आयत, अगला बोलता है रेक्टेंगल हैविंग लेंथ L यूनिट एंड पेरीमीटर P यूनिट। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L + B। यहां से मैं लिख सकता हूं P/2 = L + B। यहां पे अपनी उसका पूछा है, उसकी ब्रेथ पूछा है, तो अपना क्या आ जाएगा P/2 - L = B। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, P/2 - L, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है पावर और एक्सपोनेंट का। इसमें देखिए यदि अपन इस यहीं पे लेके चले तो जो पावर a की पावर m इसकी पावर n होता है वो मल्टीप्लाई होकर अपने को देता है a की पावर mn। मीन्स ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में चलेगी। तो यहाँ से 2 से 1/2 और 2 से 1/2, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा अपना 4, करेक्ट ऑप्शन। अगला कहता है कि द मीन ऑफ PQR इज द सेम एज मीन ऑफ Q2R एंड S। P, Q और R का मीन क्या आएगा, P + Q + R/3। मीन का मीन्स होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये इक्वल होगा Q + 2R + S के इक्वल, ये भी डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अपने पास अब गिवन इक्वेशन आती है P + Q + R = Q + 2R + S। यहाँ से Q से Q कैंसिल, R इधर शिफ्ट होगा तो अपना बचेगा R + S = P। P = R + S, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। अगला कहता है कि इन ए ट्राइंगल ABC CA = AB। एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें AC = AB गिवन है। तो गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यदि किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स आर इक्वल गिवन है तो अपन कह सकते हैं कि वो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। यदि ये AC = AB है तो यहाँ पे अपोजिट, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपना ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगला कहता है कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ। कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए अपने का फिगर का क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए और सेम ही क्या होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन जीनियस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, क्लास 7th, सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी। बेटा अपना 45th क्वेश्चन है, ये कौन किसका है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, इसमें आपको बेटा ब्यूटीफुल का कोड क्या दे रखा है, C किसका कोड है, ये हो गया आपके B का। E का कोड क्या दे रखा है, D। A का कोड क्या दे रखा है, O। T का कोड क्या दे रखा है इसमें, G। I का कोड है अपने पास H। बेटा एक सेकंड, यहाँ U भी आएगा यार, एक सेकंड स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, इसमें U रह गया यार। स्टार्टिंग वो वापस बोल रहे हैं क्या वो सब, कोई नहीं, स्टार्ट। बेटा 45th क्वेश्चन आपका किसका है, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या बोला गया है, इफ ब्यूटीफुल इज रिटन एज दिस देन हाउ लीफ कैन बी रिटन इन दैट कोड। ब्यूटीफुल को हमने क्या कोड कर दिया इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड, बी को इस क्वेश्चन में हमने कोड किया हुआ है C, E को हमने कोड कर दिया है D, A को हमने कोड किया है O, U को हमने कोड किया है G, T का कोड है इसमें बेटा H, I का कोड है J, F का कोड है K, U का कोड है इसमें
M और लास्ट L, L का कोड क्या दे रखा है इसमें N। अब बेटा इसमें नोटिस करोगे जो आपको यहाँ लीफ वर्ड दे रखे हैं इसके सारे अल्फाबेट बेटा आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल L, E और AF। L कहाँ है बेटा? L हमारे पास ये रहा, E ये रहा, A ये रहा और F ये रहा। हमको यहाँ से किसका चाहिए? लीफ का। L का कोड क्या दे रखा है यहाँ से? L का कोड हमें दे रखा है N। E का कोड क्या दे रखा है? E का कोड हमको दे रखा है D। A का कोड क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमको? O और लास्ट में क्या है? F। F का कोड हमको क्या दे रखा है यहाँ पे? K। तो आपसे जो लीफ का कोड पूछा, लीफ का कोड क्या हो गया? NDOK। NDOK कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। In a particular way, the word stag is coded as HGZT, horn as S slim. Using the same coding, how can north be written as? सेम क्वेश्चन बेटा आपका कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें क्या बोला गया है आपको? इसमें बोला बेटा स्टैग जो आपका वर्ड है इसका कोड क्या दे रखा है हमको? H, G, Z और T। इसमें आप नोटिस करोगे बेटा H का कोड हमको S का कोड H दे रखा है, T का G, A का Z और G का T। क्या बेटा आप लोग ये नोटिस कर रहे हो कि ये जो H और S हैं ये आपस में क्या है? ये अपोजिट पेयर है। S बेटा लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे आता है? 19th पे। H राइट साइड से 19th पे आता है। G कौन से नंबर पे आता है? लेफ्ट साइड से 7th नंबर पे आता है। T राइट साइड से 7th पे आता है। सेम बेटा हमारे यूज हो रहा है हॉर्न के लिए, HORN। इसका कोड क्या दे रखा है? स्लिम। H का कोड यहाँ S है, O का L है, R का I है और M का N है। इससे बेटा आप क्या पता लग रहा है? इसमें भी जो ये जो कोडिंग हो रखी है ये कैसी हो रखी है? ये अपोजिट पेयर की हो रखी है। तो हमको क्या निकालना है बेटा? जो नॉर्थ है इस नॉर्थ वर्ड के अपोजिट पेयर निकालने क्या आंसर होगा? तो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। इसमें किसका निकालना है हमको? नॉर्थ का। आपको सबको पता है N का अपोजिट पेयर क्या होता है बेटा? N का अपोजिट पेयर होता है M। O का अपोजिट पेयर क्या होता है? L। R का अपोजिट पेयर होता है I। T का अपोजिट पेयर होता है G और H का अपोजिट पेयर क्या होता है? S। तो आंसर क्या आ गया? MLIGS। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? इफ इन अ कोड लैंग्वेज रुस्तम इज कोडेड एज दिस एंड रस्तोग इज कोडेड एज दिस, देन हाउ वुड रशिया बी कोडेड एज और रिटन इन दैट लैंग्वेज। आप बेटा इसमें भी नोटिस करो जो रशिया का एक एक अल्फाबेट है RUSSIA, ये सारे अल्फाबेट आपको यहाँ मिल जाएंगे। कैसे? RUSSS I बेटा ये रहा और A हमारे पास ये रहा। तो R का कोड हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? R को हम नोटिस कर सकते हैं, R यहाँ पे फर्स्ट पे है तो फर्स्ट R का कोड क्या है? I। तो इस R का कोड क्या आ गया? I आ गया। नेक्स्ट क्या है? U का कोड क्या दे रखा है बेटा हमको? सेकंड से यहाँ पे U का कोड हमको दे रखा है N। फिर है S का कोड क्या दे रखा है क्वेश्चन में? S का कोड है हमारे पास W। नेक्स्ट इज S का कोड हमको पता है यहाँ से क्या है? W ही है। फिर आ गया I कहाँ है बेटा? I देखो कि यहाँ नहीं है I, बट I रस्तोगी में है। I का कोड क्या दे रखा है हमको? K। I का कोड क्या हो गया हमारे पास? K। लास्ट लेटर इज A का कोड क्या दे रखा है बेटा? R का कोड, A का कोड हमको यहाँ से दे रखा है X। आंसर क्या आ गया हमारा? INWWKX। ऑप्शन नंबर INWWKX। सेम आप नोटिस करोगे सेम है आंसर। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आंसर है इसका। बेटा 48 नंबर क्वेश्चन आपका किससे? ये है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन बेटा आपको पता है जनरली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? जम्बर्ड रिलेशन, सेकंड वन इज कोडेड रिलेशन एंड थर्ड वन इज पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशन। तो ये क्वेश्चन किससे? ये क्वेश्चन है पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशन से। इस क्वेश्चन में हम क्या बोला गया है आपको? पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेज ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमन? बेटा आप इसमें सबसे पहले 2 चीज नोटिस करोगे, किसकी बात की जा रही है और बात करने वाला कौन है। बेसिकली स्पीकर कौन है और किसकी बात की जा रही है। इसमें बेटा स्पीकर कौन है? इसमें स्पीकर है एक वुमेन और बात किसकी की जा रही है? इसमें बात की जा रही है एक मैन की। तो आप मुझे बता सकते हैं जो यहाँ क्वेश्चन में माई यूज हुआ ये किसके लिए यूज हुआ होगा? बेटा ये माई यूज हुआ है स्पीकर के लिए। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा माई किसके लिए यूज हुआ है? स्पीकर के। अब पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशन की एक और खासियत होती है बेटा, जब हमको इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें मूव करना होता है राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, और जब इंग्लिश में हम सॉल्व करते हैं तब हमको सॉल्व करना होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो हमको इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, इंग्लिश में हमको क्या बोला गया है? ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। माई कौन है बेटा? माई यूज हुआ इज वुमेन के लिए। ठीक है, वुमेन को हमने इससे सर्कल से डिनोट कर दिया।
फिर क्या बोला है, माई ओनली डॉटर इन लॉ। बेटा ओनली डॉटर इन लॉ कौन होती है? डॉटर इन लॉ होती है आपके बेटे की वाइफ बेसिकली। कौन होगी? इनके सन की वाइफ। इनका कोई एक सन होगा तो हम सन को या मेल को हमने किससे डिनोट कर दिया? एक स्क्वायर से डिनोट कर दिया। अब बात किसकी जा रही है? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब सन की वाइफ, तो सन की वाइफ हमने यहाँ बना दी। सन की वाइफ से फिर हम कहाँ पहुंचे? फादर इन लॉ। बेटा ये जो आपकी लेडी दिख रही है, इसकी लेडी के फादर इन लॉ कौन होंगे? ये कौन लगी? इनके मदर इन लॉ। मदर इन लॉ के हस्बैंड कौन होते हैं? फादर इन लॉ। तो इनके जो हस्बैंड होंगे वो कौन होंगे बेटा? वो होंगे इस लेडी के फादर इन लॉ। फिर क्या बोला गया आपको? अब आप लेफ्ट साइड तरफ आओ, ही इज द फादर। कौन? ही इज द फादर। किसके? इनके। बेटा इसके फादर कौन होंगे? इसके फादर होंगे ही। जो भी मैन था बेटा जिसकी बात की जा रही है ये, वो कौन है? वो ही है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन? वुमेन कौन थी बेटा? मैंने इनिशियली आपको बताया वुमेन कौन थी। इस वुमेन ये थी हमारी स्पीकर। आपसे ये पूछा गया ये जो मेल है, इस मेल इस फीमेल का क्या लगेगा? बेसिकली ये कौन है? इसके हस्बैंड, हस्बैंड के फादर। हस्बैंड के फादर को क्या बोलते हैं बेटा? हस्बैंड के फादर को बोलते हैं हम फादर इन लॉ। फादर इन लॉ कौन से ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी किससे है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन की कौन से टाइप से है? ये जम्बल्ड रिलेशन से। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। इफ ए इज द मदर ऑफ बी, ए कौन है बेटा? ए मदर है किसकी है? बी की। फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ये मदर किसकी है? ये मदर हुई बी की। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? सी इज द सन ऑफ ए। सी कौन है बेटा? सी ए का सन है। अगर सन है तो मेल होगा, मेल होगा तो स्क्वायर होगा। क्या बेटा इन दोनों आपस में रिलेशन कैसा होगा? सी तो इसका भाई है, बट बी इसकी भाई है या बहन अभी हमको नहीं पता, बट हमको ये पता है कि या तो इसका ये भाई होगा या फिर बहन होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डी इज द ब्रदर ऑफ ई। डी और ई का बेटा अभी तक हमको मेंशन नहीं किया तो हम अभी तक डिनोट नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोला है? ई इज द डॉटर ऑफ बी। बी की डॉटर क्या बोली बेटा? बी की डॉटर कौन बताइए हमको? ई। डॉटर है तो फीमेल होगी, फीमेल है तो मतलब सर्कल बना देंगे। अब वापस क्वेश्चन के पीछे आओ। डी इज द ब्रदर। डी कौन है बेटा? ई का ब्रदर। ई का ब्रदर कौन है हमारे पास क्वेश्चन में? ब्रदर है तो मेल है, मेल है तो स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब क्या पूछा गया फाइनली आपसे? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। बेटा ग्रैंड मदर के दो मतलब हो सकते हैं। अगर आपके पापा वाली साइड बात हो रही है तो वो दादी जी लगेंगे, अगर आपकी मम्मी वाली साइड हो रही है तो कौन लगेगी? वो आपकी नानी लगेगी। बट इंग्लिश में हम दोनों को ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता है तब हम पैटर्नल और मैटरनल जैसे टर्म्स का यूज करते हैं। पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन होती है? आपकी दादी होगी, और मैटरनल ग्रैंड मदर आपकी नानी होगी। क्या पूछा है आपसे? हु इज द ग्रैंड मदर? बेसिकली आपको नानी, आपको दादी फाइंड करना है। किसकी चाहिए आपको? डी की। बेटा ये वाली जनरेशन कौन है? ये वाली डी की पेरेंट्स वाली जनरेशन है, और इस जनरेशन को नोटिस करो, ये कौन सी है? ये ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन है। तो इस डी का इस ए से, सॉरी इस ए का डी से क्या रिलेशन है? वो होगा ग्रैंड मदर का। तो डी की ग्रैंड मदर कौन आएगी बेटा? डी की ग्रैंड मदर आएगी ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन का टाइप कौन सा है? जम्बल्ड रिलेशन। आओ इसको सॉल्व करें। बी इज द मदर ऑफ डी। बी कौन है बेटा? मदर है किसकी है? ये डी की मदर है। मदर है तो फीमेल होगी, फीमेल है तो इसलिए हमने सर्कल बना दिया। नेक्स्ट, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। डी का ब्रदर कौन है बेटा? डी का ब्रदर है सी। ब्रदर है तो मेल है, मेल है तो हमने स्क्वायर बनाया। आगे पढ़ेंगे। एच इज द डॉटर ऑफ ई। बेटा अभी तक हमने जो डायग्राम बनाया इसमें एच और ई हमको नहीं पता। जब तक हमको नहीं पता तो हम आगे इस पे नहीं बना सकते। आगे पढ़ेंगे। डी इज द वाइफ ऑफ ई। डी कौन है बेटा? ई की वाइफ। डी कौन है? ई की वाइफ। अगर डी ई की वाइफ है तो मुझे बताओ, वाइफ है तो फीमेल होगी क्या? और फीमेल होगी तो इसलिए हमने सर्कल बना दिया। अगर ये इसकी वाइफ है तो ये कौन होगा? इसका हस्बैंड होगा। हस्बैंड होगा तो क्या होगा? मेल होगा। मेल होगा इसलिए हमने स्क्वायर बना दिया। आगे क्या बोला है? एच इज द डॉटर ऑफ ई। एच कौन है बेटा? इस ई की डॉटर है। डॉटर है तो फीमेल है, फीमेल है इसलिए हमने सर्कल बना दी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू सी। क्या पूछा है आपसे? रिलेशन ई टू सी। ई से सी का क्या रिलेशन होगा? अब बेटा आप नोटिस करोगे, सी की ये कौन है बेटा? सिस्टर है। सी की सिस्टर। और ये ई कौन है? डी का हस्बैंड है। तो सी का ये कौन लगे बेटा? इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीजा जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश में क्या रिलेशन होगा? ये ब्रदर इन लॉ। कौन सा ऑप्शन है जो ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है बेटा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन होगा ये? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन भी अपना ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन का कौन सा टाइप है? जम्बल्ड रिलेशन। आओ उसको सॉल्व करें। ए एंड बी आर सिस्टर। ए एंड बी आर सिस्टर्स। दोनों सिस्टर्स है तो फीमेल होगी, फीमेल है तो इसलिए हमने सर्कल बना दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? आर एंड एस आर ब्रदर। आर एंड एस आर ब्रदर।
बेटा आप देखेंगे मैंने इन दोनों को सेपरेट बनाया, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक हमको मेंशन ही नहीं किया कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। जब तक इनको रिलेशन को शो नहीं करेगा तब तो हम इनको कनेक्ट नहीं करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? द डॉटर ऑफ ए इज द सिस्टर ऑफ आर। जो ए की डॉटर है बेटा, कौन है ए की डॉटर? ए की डॉटर कोई तो होगी। ये कौन है बेटा? ये सिस्टर है आर की। आर की सिस्टर, इट मीन्स यहाँ कौन आएगा बेटा? यहाँ आएगा अपना आर। और अगर आर यहाँ आ गया तो आर का ब्रदर कौन है? एस है। तो एस कहाँ आ गया? एस हमारा पास यहाँ आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ इज बी रिलेटेड टू एस? बी का रिलेशन क्या है एस से? एस का रिलेशन क्या है बेटा? ये इसका ब्रदर है, ये इसकी सिस्टर। ए इसकी मदर है तो ऑब्वियस है एस बी की मदर कौन होगी? ए। मदर की सिस्टर क्या होती है बेटा? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? या तो मौसी या फिर मासी, बट इंग्लिश में उसको कन्वर्जन करके क्या बोलते हैं हम? AUNT, विच इज आंट। बी एस की क्या लगेगी बेटा? आंट लगेगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा अपना नंबर सीरीज से, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आप नोटिस करोगे बेटा। 2, 5, 9, 19 एंड 37। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, आप बेटा क्या ये पता लगा सकते हो कि 2 से 5 कैसे बनेगा? अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो क्या बेटा 5 आ जाएगा। 2 2 जा कितना होता है? 4। 4 में 1 ऐड किया तो 5। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि अगर इस 5 को बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या 9 आ जाएगा। 5 2 जा कितना होता है? 10। 10 में से 1 गया तो 9। 9 से 19 कैसे बनेगा बेटा? अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें 1 ऐड कर दूं, 9 2 जा 18, 18 + 1 इज 19। 19 से 37 कैसे बनेगा? अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसमें से 1 माइनस कर दूं, 9 2 जा 38, 38 में से 1 गया तो 37। तो आप लॉजिक देख रहे हैं क्या लग रहा है यहाँ पे? इंटू 2 + 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 - 1। तो अब किसकी सीरीज चलेगी? इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। तो यहाँ भी क्या आएगा? इंटू 2 + 1। 37 इंटू 2 और उसमें क्या ऐड करेंगे हम? 1। 37 2 जा कितना होता है? 74। 74 में जब मैंने 1 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 75। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 75। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन बेटा अपना किससे? नंबर सीरीज से। इसमें क्या बोला गया है आपको? 110, 132, 156, यहाँ आपसे टर्म पूछी गई है। और नेक्स्ट वन इज 210। बेटा आपका जो दिख रहा होगा, जो टर्म्स हैं आसपास है, जब आसपास टर्म्स होती है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। बेटा 1010 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा 132 आ जाए? इसमें मैं ऐड कर दूंगा 22। 132 में मैं क्या ऐड करूँ कि 156 आ जाए? तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 24। क्या आप नोटिस कर सकते हैं बेटा यहाँ से यहाँ कितना हुआ? +2। तो हो सकता है यहाँ से यहाँ जो नंबर भी आने वाला है वहाँ भी हमने क्या किया हो? +2। तो अगर 24 में हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? +26। +26। और यहाँ से यहाँ एक नंबर जो भी आगे होगा वो क्या आएगा? वो भी +2 होगा। 26 में +2 ऐड किया तो 28। चलो हम चेक करते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो सही है या गलत है। 156 में जब 26 ऐड किया तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 182। अभी बेटा इससे हमारा आंसर तो आ गया, बट क्या आंसर सही है या नहीं अभी तक हमको नहीं पता। ये हम श्योर कैसे होंगे? जब बेटा इस 182 में 28 ऐड करूंगा तो बेटा 210 आना चाहिए। अगर इस 182 में मैंने 28 ऐड किया तो क्या बेटा 210 आता है क्या? इसका आंसर है हाँ बेटा। 182 में जब भी ऐड होगा तो आंसर क्या आता है? 210। तो हमारा जो आंसर था 182, जो भी लॉजिक था वो सही था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा अपना लेटर ग्रुप सीरीज से, इसमें एक लॉजिक लग रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसमें नोटिस करोगे ये एक टर्म है FED, ये एक टर्म है। नेक्स्ट इज XIHNG, ये एक टर्म है। क्या बेटा आपको ये दिख रहा है कि Z से Y कैसे हुआ? -1 हो गया। Y से X कैसे हुआ? -1 हो गया। तो अगर मैं X से भी -1 करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे? X से -1 करते हैं हमारे पास नेक्स्ट में तो क्या आ गया? W आ गया। ये सबको आपको दिख रहा है। अब एक और चीज नोटिस करोगे, A के बाद आता है B के बाद आता है C। क्या बेटा इस डायरेक्शन में +1 हो रहा है? A B C D E F G H I, तो यहाँ क्या आएगा? J K L। अब क्या आंसर आएगा? W L K G। क्या कोई सी ऑप्शन में है ये नहीं है, ये भी नहीं है। W L K G, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन बेटा लेटर ग्रुप सीरीज से। यहाँ भी एक लॉजिक लग रहा होगा, उसको आगे हम जब ट्रांसफर करेंगे तो अपना आंसर आएगा। यहाँ क्या लॉजिक है बेटा? आप नोटिस करोगे DWEV FUGT HSIR और नेक्स्ट आपसे जो टर्म है वो पूछी गई है।
क्या बेटा आप ये नोटिस कर सकते हो कि डी से ई कैसे आएगा +1, फिर ई से एफ कैसे आ रहा है सेम +1, एफ से जी कैसे आ रहा है +1, जी से एच कैसे आ रहा है +1, एच से आई कैसे आ रहा है ये भी +1। तो आई से क्या करना है आपको नेक्स्ट +1, आई के नेक्स्ट +1 करते ही क्या आता है आई से +1 होता है जे, जे से हम एक +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा के। अब सेकंड लॉजिक क्या है बेटा आप नोटिस करोगे यहाँ पे डी और डब्ल्यू इनमें आपस में कैसा रिलेशन है, इनमें आपस में रिलेशन है बेटा अपोजिट पेयर का, ई और वी में अपोजिट पेयर का, एफ और यू में, जी और टी में, एच एस में और आई आर में कैसा रिलेशन है, सब में अपोजिट पेयर का रिलेशन। तो जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है क्यू और के का अपोजिट क्या होता है पी। तो आंसर क्या आ गया जे क्यू के और पी। किस ऑप्शन में ये, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस निकालनी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मीनिंगफुल सीक्वेंस। एक मीनिंगफुल सीक्वेंस निकालेंगे। मीनिंगफुल सीक्वेंस क्या होगी बेटा, इस क्वेश्चन में आपकी एज के अकॉर्डिंग दे रखी है। सबसे पहले क्या होती है बेटा, सबसे पहले हमारी जो एज होती है वो कौन सी होती है, उसको क्या बोला जाता है बेसिकली इन्फेंट। जैसे हम इन्फेंट से बड़े होते हैं, इन्फेंट के बाद हम क्या बन जाते हैं चाइल्ड। चाइल्ड के बाद कौन सी एज आती है, चाइल्ड के बाद आती है हमारी एडोलेसेंट। एडोलेसेंस के नेक्स्ट कौन सी आती है, उसमें बाद हमारी एज होती है, इसको हम एडल्ट बोलते हैं। और एडल्ट के बाद क्या आती है ओल्ड। तो ये कौन सा नंबर हो गया, इन्फेंट कौन से पे है, इन्फेंट है फर्स्ट पे, चाइल्ड है फिफ्थ पे, एडोलेसेंट है फोर्थ पे, एडल्ट है थर्ड पे और ओल्ड किस पे आ गया सेकंड। हमारा आंसर क्या होगा 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस बनानी है। क्या सीक्वेंस लग रही है बेटा, यहाँ लॉजिक क्या है, जो हमारे प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स उनका सन से डिस्टेंस कितना है, 5 आपको प्लैनेट दे रखे हैं, उनका सन से डिस्टेंस कितना है। तो सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट होता है, सबसे पहले होता है मरकरी, मरकरी के बाद कौन सा आता है वीनस, वीनस के बाद कौन सा आता है अर्थ, अर्थ के बाद कौन सा आता है मार्स, और मार्स के बाद कौन सा आता है जुपिटर। इसके आगे भी आप जानना चाहोगे, इसके बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपट्टून और नेपट्टून के बाद प्लूटो। बट अब प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानते, सिर्फ नेपट्टून तक ही है। हमारा ऑर्डर क्या होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। मरकरी कहाँ है बेटा, इसमें मरकरी है फोर्थ पे, वीनस फर्स्ट पे, अर्थ सेकंड पे, मार्स थर्ड पे और जुपिटर किस पे है फोर्थ पे, तो हमारा 5 पे। ऑर्डर क्या होगा 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें देखो क्या करना है, बेसिकली आपको एक लॉजिक फाइंड करना है, इसका जो आपस में रिलेशन है वो इसका किससे रिलेशन होगा आपको ये फाइंड करना है। तो आप नोटिस करोगे इसको बेटा हमने किया कि इसको हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। 45 डिग्री कैसे कर दिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 45 डिग्री रोटेट कर देंगे। 45 डिग्री रोटेट करने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा क्या। इसमें हमने क्या किया है, जो ये सिंगल लाइन थी इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ भी सिंगल लाइन को कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम, डबल लाइन में। तो इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर दो और इन एरोज को एज इट इज लगा दो। क्या कोई बेटा डायग्राम आपको इसमें ऐसा दिख रहा है जो 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज इंक्लाइंड हो। ऑप्शन नंबर 3 देखोगे आप, ऑप्शन नंबर 3 कुछ ऐसा ही बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेम आपको वही क्वेश्चन है, इसका रिलेशन इसमें जो भी लग रहा है वो सेम रिलेशन इसका नेक्स्ट में लगना चाहिए। आप नोटिस करोगे बेटा साइड में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको इसमें कहाँ ले गया ये ऊपर और नीचे। तो साइड में क्या है हमको क्या दिख रही है लाइन्स, तो इन लाइन्स को हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर और नीचे। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बेटा आप नोटिस करोगे इसमें जो सर्कल के बीच में जो एक पॉइंट लिखा हुआ है उसको भी हमने बाहर की तरफ ले गए। यहाँ क्या बना हुआ है ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल्स को हम कहाँ ले जाएंगे बाहर की तरफ ले जाएंगे। इस ट्राइंगल को भी हम बाहर ले गए और जो डायग्राम था एज इट इज वो बीच में यहीं एज इट इज ही रह जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो इसका रिलेशन किससे होगा। आप बेटा नोटिस करेंगे एन से ये वाला एन कैसे बन गया, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इस एम का मिरर इमेज क्या होता है बेटा, एम का मिरर इमेज एम ही होता है, हमको पता है। नेक्स्ट इस ई और इसमें क्या रिलेशन है बेटा, इसमें क्या रिलेशन हो, जो ई वाली ऊपर वाली लाइन थी और ये नीचे वाली लाइन थी, इनको हमने 180 डिग्री पीछे की तरफ कर दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको 180 डिग्री पीछे की तरफ कर देंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये किस ऑप्शन में है बेटा, ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये था बेटा अपना जीनियस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन।
थैंक यू।